हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोज़ को आपने देख ही लिया होगा। और हम यहाँ पर्टिकुलरली EMRS के TGT PGT इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है उसमें लिटरेचर वाला जो पोर्शन है उसके राइटर्स को हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Question number 1 is neighborly relations is the theme of one of the Frost poems. This poem is Frost की एक पोएम है जिसकी थीम क्या है? Neighborly relations, मतलब पड़ोसियों से हमारे क्या संबंध है। ठीक है, तो उस पोएम का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है Stopping my woods in a snowy evening, नेक्स्ट इज Mending wall, C is है Virtues, या फिर The road not taken। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। स्टॉपिंग बाय बर्ड्स इन अ स्नोई इवनिंग, मेंडिंग वॉल, बर्चेस, या फिर रोड नॉट टेकन। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज मेंडिंग वॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी की थीम है नाइबरली रिलेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज हु डिफाइंड फ्री वर्सेस एज प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट। किसने डिफाइन किया है फ्री वर्स को कि फ्री वर्स क्या है? एज प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट, जैसे कि टेनिस खेल रहे हो बिना नेट के। ऑप्शन है डिकिंसन, फ्रॉस्ट, विटमैन, आर्नोल्ड। देखिए, बहुत ही फेमस फ्रेज है, ये अक्सर पूछे जाने वाली है और ये ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगी। आपको ध्यान रखना है प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट, ये जो फ्रेज है फ्री वर्स के लिए किसने दी है? यस, इट इज गिवन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट इज द मदर ऑफ फ्रॉस्ट वाज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की माता जी कौन थी या उनकी मदर का नेम क्या था? डेजी जैकोब, कैथरीन वैन गेल्डर, इजाबेला मूडी, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। डेजी जैकोब, कैथरीन वैन गेल्डर, इजाबेला मूडी, या फिर नन ऑफ दीज। यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मदर का नेम क्या होता है? इजाबेला, इजाबेला मूडी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वॉज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच कौन सी थी या कौन सी है? ऑप्शन है सिम्बली, मेटानोमी या मीटोनिमी, ऑक्सीमोरोन, या फिर सिनेक्डकी। और इसे बहुत से लोग प्रोनाउंस करते हैं साइनेडोशी, तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हो, सिनेक्डकी भी कह सकते हो, साइनेडोशी भी। ऐसे ही मेटोनमी या मीटोनिमी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच कौन सी थी? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है सिनेक्डकी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ इज हु कंसीडर्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ टेरिफाइंग पोएट। किसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को टेरिफाइंग पोएट कंसीडर किया है? ऑप्शन आर लियोनेल ट्रिलिंग, ओलिवर एल्टन, मार्कस, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ टेरिफाइंग पोएट। हु सेड दिस? Yes, the correct answer is Lionel Trilling. Option number A is the right answer, Lionel Trilling. Next is from which poem of from ना होके यहाँ पे लिखिए Frost. Yes,
फ्रॉम विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट आर दी फॉलोइंग लाइन्स टेकन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम से ये जो नीचे दी गई लाइन्स हैं वो ली गई हैं? लाइन क्या है? दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मैनी कलर्ड. They click upon themselves as the breeze rises and turn many colored. Options are birches, after apple picking, mending the wall या फिर the road not taken. तो बताइए कहाँ से ली गई ये लाइन्स? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये लाइन ली गई है बर्चेस से. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बर्चेस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. टू इविल नो इम्पॉर्टेंट ट्रायम्फ won more than if life had never been begun. Nothing will be left while but here a birch and there a clump of houses with a church. These lines are from the poem The Onset composed by. ये जो लाइन है वो पोएम द ऑनसेट से ली गई है और ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? देखिए लाइंस को ध्यान में रखना है. क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये लाइंस किस पोएम से हैं, तो आपको ध्यान रखना है पोएम का भी लाइन का भी. लाइन क्या है? टू इविल नो इम्पॉर्टेंट ट्रायम्फ वॉन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन. आगे है नथिंग विल बी लेफ्ट वाइल बट हेयर अ बर्च एंड देयर आर क्लम्प ऑफ हाउसेस विद अ चर्च. तो लाइन तो ऑनसेट से है और किसके द्वारा लिखी गई है ये पोएम? तो ये कंपोज की गई है फ्रॉस्ट के द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉस्ट रिटर्न्ड टू अमेरिका विद हिज फैमिली अपॉन द आउटब्रेक ऑफ यूरोपियन वॉर इन. कौन से ईयर में फ्रॉस्ट वापस आ जाते हैं अमेरिका अपनी फैमिली के साथ अपॉन द आउटब्रेक ऑफ यूरोपियन वॉर? यूरोपियन वॉर के छिड़ जाने पर या यूरोपियन वॉर शुरू हो जाने पर. तो वो कौन सा ईयर था? 1914, 1915, 1935, 1945. यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. इसका करेक्ट आंसर है 1915. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1915. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइजेस इन 1924 फॉर न्यू हैम्पशायर, in 1931 for collected poems, in 1937 for a further range. He got the prize for the fourth time in 1943. आपको देखो इस क्वेश्चन से कई सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने वाले हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पहली बार कितनी बार पुलित्जर प्राइज जीता? तो 4 बार उन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता था. ठीक है, अब पुलित्जर प्राइज कौन कौन से ईयर में जीता? तो ईयर भी आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो. पहली बार जो इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था वो 1924 में मिलता है और किस वर्क के लिए मिलता है? न्यू हैम्पशायर. ठीक है, उसके बाद दूसरी बार जब ये इन्हें मिला पुलित्जर प्राइज वो 1931 में मिला और वो कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला. फिर 1937 में अ फर्दर रेंज इस वर्क के लिए मिला. अब 3 बार तो ये है और 4th टाइम का मिलता है 1943 में. ठीक है, और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इन्हें 4th टाइम जब पुलित्जर प्राइज मिला था वो कौन से वर्क के लिए मिला था? 1943 में मिलने वाला पुलित्जर प्राइज वो किस वर्क के लिए था? ऑप्शन है अ विटनेस ट्री, वेस्ट रनिंग ब्रूक, अ बॉयज विल, मेंडिंग वॉल. बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? इन्हें 4th टाइम जो पुलित्जर प्राइज मिलता है वो किस वर्क के लिए मिलता है? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यस, what should be the right answer? A
विटनेस ट्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ विटनेस ट्री के लिए इन्हें 4th टाइम पुलित्जर प्राइज मिलता है 1943 में। नेक्स्ट इज इन द फिल्म ग्राइंडहाउस कर्ट रसेल रिसाइट्स सम लाइन्स ऑफ अ पोएम ऑफ फ्रॉस्ट, आइडेंटिफाई द पोएम। यहाँ पे कहा गया है कि एक फिल्म है ग्राइंडहाउस, इसमें कर्ट रसेल जो होते हैं वो रिसाइट करते हैं कुछ लाइन्स को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी पोएम है जिसकी लाइन्स वो बोलते हैं वहाँ पर। ऑप्शंस है स्टॉपिंग माई बुड्स इन अ स्नोई इवनिंग, या फिर बर्चेस मेंडिंग दी वॉल। ये ऑप्शन 2 बार आ गया है, यहाँ पे दूसरा वर्क लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अ बॉयज बिल। अभी बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ बॉयज बिल, बर्चेस मेंडिंग वॉल, स्टॉपिंग माई वर्ड्स इन अ स्नोई इवनिंग। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ग्राइंडहाउस में कर्ट रसेल कौन सी पोएम की लाइंस को रिसाइट करते हैं, सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस, स्टॉपिंग माई वर्ड्स इन अ स्नोई इवनिंग, इस पोएम की लाइंस को वो रिसाइट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन टू राइट अ फेवरेबल रिव्यू ऑफ फ्रॉस्ट वर्क। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो वर्क थे वो ज़्यादा फेमस हुए थे इंग्लैंड में अमेरिका के मुकाबले, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो पहला अमेरिकन व्यक्ति कौन था जिसने उनके फेवर में रिव्यूज लिखे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्क के फेवर में, फेवरेबल रिव्यू ऑफ फ्रॉस्ट वर्क। ऑप्शन है इजरा पाउंड, डिकिंसन, विटमैन, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पे जो राइट आंसर है वो है इजरा पाउंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इजरा पाउंड। नेक्स्ट इज इन 1912 फ्रॉस्ट सेल्ड विद हिज फैमिली टू ग्लासगो एंड लेटर सेटल्ड इन। 1912 में क्या होता है, फ्रॉस्ट अपनी फैमिली के साथ ग्लासगो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि उसके बाद वो कहाँ पर सेटल हो जाते हैं, क्या ग्लासगो में ही सेटल हो जाते हैं या फिर विया कॉन्सफील्ड में होते हैं, कैलिफोर्निया में होते हैं, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। कहां पर ये सेटल होते हैं। यस, लेटर सेटल्ड इन Via Consfield. Option number B is the correct answer, Via Consfield. Okay, now moving to the next question. 13 is name Frost's first poem which was sold for $15 in 1894, The New York Independent. देखिए, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फर्स्ट पोएम का नाम बताना है जिसको बेचा गया था $15 में 1894 में। किसे, द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट मैगजीन को। ऑप्शन है माई बटरफ्लाई, एन एलेजी, योर बटरफ्लाई, देयर बटरफ्लाई, हिज बटरफ्लाई। तो यहाँ तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। इनका पहला वर्क जिसे इन्होंने प्रोफेशनली बेचा था एक तरीके से, तो वो कौन सा था। यस, माई बटरफ्लाई विच इज एन एलेजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माई बटरफ्लाई। नेक्स्ट इज 14. Read it 100 times. It will forever keep its freshness as a metal keeps its fragrance. It can never lose its sense of meaning that once unfolded by surprising as it went. Who said? बताइए किसके द्वारा कहा गया है। ये तो आपको कंफर्म है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कहा गया है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कौन से वर्क में कहा गया है ये पूछा जा रहा है बेसिकली। इन विच पोएम ही सेड। आप इसे, इस क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि उस पोएम का नाम बताना है एग्जैक्टली कि कौन सी पोएम में उन्होंने ये लाइन कही है।
किस पोएम के में कही है? और लाइन क्या है? रीड इट 100 टाइम्स इट विल फॉरएवर कीप its freshness as a metal keeps its fragrance. It can never lose its sense of a meaning that once unfolded by surprise as it went. Option है in stopping my boots, in the figure a poem makes, in birches या in mending wall. क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the right answer? यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है, फ्रॉस्ट ने कहा है किसमें? इन द फिगर अ पोयम मेक्स. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इन द फिगर अ पोयम मेक्स. मूविंग टू द करेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन. 15 is like a piece of ice on a hot stove. The poem must ride on its own melting. A poem may be worked over once it is in being, but may not be worried into being. Who said? यहां पर भी कर लीजिए. In which poem फ्रॉस्ट सेड? कौन सी पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं? सारा ही रेज हो गया. देखिए यहाँ लिखना है इन विच पोएम फ्रॉस्ट सेड. कौन सी पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बात कहते हैं? लाइक अ पीस ऑफ आइस ऑन अ हॉट स्टोव. The poem must ride on its own melting. A poem may be worked over once it is in being, but may not be worried into being. Options are in figure a poem makes, in birches, in stopping my boots या फिर none of these. तो none of these को कट कर देते हैं. बाकी 3 ऑप्शंस में से सोच के बताइए कि ये लाइन्स किस पोएम से हैं? The figure a poem makes, birches या फिर stopping my boots. क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द फिगर अ पोएम मेक्स. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ये लाइंस भी इसी पोएम से हैं. नेक्स्ट इज 16. No tears in the writer, no tears in the reader. No surprise for the writer, no surprise for the reader. Who said? यहां पर भी आप कर सकते हो. He said कर लीजिए. He said in which poem? He said in which poem? कौन सी पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं? No tears in the writer, no tears in the reader. No surprise for the writer, no surprise for the reader. Option है in birches, in stopping my boots, in the figure a poem makes, none of these. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका भी जो राइट आंसर है वो यही है. इसी पोएम से ये देखिए लगातार 3 क्वेश्चन है. तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखनी है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. द फिगर अ पोएम मेक्स. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज 17. इट शुड बी ऑफ द प्लेजर ऑफ अ पोएम इटसेल्फ टू टेल हाउ इट कैन द फिगर अ पोएम मेक्स. इट बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम. द फिगर इज द सेम एज फॉर लव. Who said? Yes, इसकी भी फॉर्मेशन वही है. आप कह सकते हो in which poem he said. Poem he said. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन सी पोएम में ये बात कहते हैं? ऑप्शन है in the figure a poem makes, in birches, in stopping my boots, none of these. लाइन्स को फोकस करना है. ठीक है, लाइन्स क्या है? इट शुड बी ऑफ द प्लेजर ऑफ अ पोएम इट सेल्फ टू टेल हाउ इट कैन द फिगर अ पोएम मेक्स.
इट बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। तो ये लाइन्स भी कहाँ से हैं? ये लाइन्स भी इसी पोएम से हैं, इन द फिगर अ पोएम मेक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इन द फिगर अ पोएम मेक्स। नेक्स्ट इज सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट एडिटेड बाय लॉरेंस थॉम्पसन was published in। लॉरेंस थॉम्पसन के द्वारा एडिट किया गया ये वर्क, कौन सा वर्क है? सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ये कब पब्लिश होता है? ऑप्शन है 1964, 1965, 1966 या फिर 1967। इसकी पब्लिकेशन डेट पूछी जा रही है, सॉरी पब्लिकेशन ईयर पूछा जा रहा है। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? यस, 1964। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1964। नेक्स्ट इज हु रोट द बुक रॉबर्ट फ्रॉस्ट द ट्रायल बाय एग्जिस्टेंस। ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? ये बुक का नाम है, ध्यान रखना है, बुक का नाम क्या है? द रॉबर्ट फ्रॉस्ट द ट्रायल बाय एग्जिस्टेंस। इसके राइटर कौन है? ऑप्शंस आर एलिजाबेथ एस सर्जेंट, सिडनी कॉक्स, नेक्स्ट इज एगबर्ट एस ओलिवर या फिर इजरा पाउंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द ट्रायल बाय एग्जिस्टेंस, ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये जो वर्क है ये लिखा गया है एलिजाबेथ एस सर्जेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एलिजाबेथ एस सर्जेंट। नेक्स्ट इज 20 हु रोट स्विंगर ऑफ बर्चेस 1957। 1957 में ये वर्क कौन लिखता है? स्विंगर ऑफ बर्चेस। ऑप्शंस आर सिडनी कॉक्स, एगबर्ट एस ओलिवर, इजरा पाउंड या फिर एलिजाबेथ एस सर्जेंट। किसके द्वारा ये वर्क लिखा गया है? स्विंगर ऑफ बर्चेस। और ये भी एक तरीके से आप मान सकते हो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्क बर्चेस को ही कनेक्ट करते हुए लिखा गया है। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है सिडनी कॉक्स। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सिडनी कॉक्स के द्वारा स्विंगर ऑफ बर्चेस लिखा गया, जो पब्लिश होता है 1957 में। 21 इज हिज पोएम्स डू मूव फ्रॉम डिलाइट टू विजडम। हु सेड दिस अबाउट फ्रॉस्ट? फ्रॉस्ट के विषय में ये किसने कहा है कि उनकी जो पोएम्स हैं, हिज पोएम्स डू मूव फ्रॉम डिलाइट टू विजडम, वो डिलाइट से विजडम की तरफ मूव करती हैं। ऑप्शन है एगबर्ट एस ओलिवर, एजरा पाउंड, सैमसन, सिडनी कॉक्स। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, एगबर्ट एस ओलिवर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एगबर्ट एस ओलिवर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आई माइट बी कॉल्ड अ सिनेक्डकिस्ट। क्योंकि आपने अभी शुरुआत में ही देखा था कि सिनेक्डकी जो है फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच है किसकी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो यहाँ पे कहा गया है आई माइट बी कॉल्ड अ सिनेक्डकिस्ट फॉर आई प्रीफर सिनेक्डकी इन पोएट्री, दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी यूज अ पार्ट फॉर द होल। हु सेड? ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम एक पार्ट को एक होल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शंस आर विटमैन, फ्रॉस्ट, डिकिंसन, सेनबर्ग। इसका आंसर तो आप इजीली कर लोगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, दिस इज द इजीएस्ट वन क्वेश्चन फॉर टुडे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 23 whose name is associated with the न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड के साथ किसका नाम एसोसिएटेड है? ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विटमैन, डिकिंसन, सेनबर्ग। बताइए क्या होगा राइट आंसर? यस, जैसा कि आप जानते ही हैं न्यू इंग्लैंड रिलेटेड टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 24 The truth is that Frost was the first American who could be honestly reckoned a master poet by world standards.
हु सेड, ये स्टेटमेंट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए किसने कही है? स्टेटमेंट को याद रखना है, क्या है? द ट्रूथ इज दैट, ये मतलब सच्चाई यही है कि फ्रॉस्ट वॉज द फर्स्ट अमेरिकन, फ्रॉस्ट जो थे वो पहले ऐसे अमेरिकन थे हु कुड बी ऑनेस्टली रेकन्ड अ मास्टर पोएट बाय वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। Who said this? Options are Ezra Pound, Sampson, Robert Graves, Oliver Elton. यस, यहाँ पे स्पीकर कौन है? किसने स्टेटमेंट दी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विषय में? तो ये हैं रॉबर्ट ग्रेव्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट ग्रेव्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25th. In Robert Frost, the American people have found their poet, their singer, their seed, in short their bird. Who said? अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विषय में ये स्टेटमेंट किसने दी है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अंदर अमेरिकन लोगों को क्या मिल गया? उनके पोएट मिल गए, देयर पोएट, देयर सिंगर, उनके सिंगर मिल गए, देयर सीड, इन शॉर्ट देयर बर्ड। ऑप्शंस हैं हुलमे, एजरा पाउंड, एडलाई स्टीवेंसन या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें से आपको स्पीकर बताना है कि किसकी ये स्टेटमेंट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विषय में। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इट इज सेड बाय ऑप्शन सी एडलाई स्टीवेंसन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 26th. My Butterfly and Elegy is the first poem of significance from Frost. It came out in, ये बेसिकली कौन सी मैगजीन में प्रिंट आउट होती है? जैसे कि आप जानते हो माई बटरफ्लाई क्या इनकी फर्स्ट ऐसा वर्क है जो इन्होंने प्रोफेशनली सोल्ड किया था, ठीक है? तो ये कौन से उसमें पब्लिश होता है? इट केम आउट इन, ऑप्शन है द ऑब्जर्वर, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडिपेंडेंट या फिर नन ऑफ दीज। दिस इज ऑल्सो ईजी वन, इसके बारे में काफ़ी बार हम जिक्र कर चुके हैं कि इन्होंने किसे सोल्ड किया था। तो ये है द इंडिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज 27. हु रोट द नोट फॉर अ बॉयज विल 1913? ये वर्क किसने लिखा है? अब इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क नहीं है, ठीक है? ये यहाँ से देखिए, ये जो इसका जो कंप्लीट टाइटल है, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्क का टाइटल क्या है? अ बॉयज विल, ठीक है? लेकिन इसका जो कंप्लीट टाइटल है वो है द नॉट फॉर अ बॉयज विल। 1913 में ये पब्लिश होता है। ऑप्शंस आर टी.ई. हुलमे, लार्किन या फिर एजरा पाउंड, नन ऑफ दीज। कौन है इसके राइटर बताइए? द नॉट फॉर अ बॉयज विल 1913 इज रिटन बाय एजरा पाउंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एजरा पाउंड के द्वारा ये लिखा गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28. Which book of Frost is called as one of the most revolutionary books of modern times according to Edward Thomas? Ezra Pound wrote a review of this collection. इसमें कहा गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कौन सी बुक है जिसको कहा गया है, क्या कहा गया है? एज वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी बुक्स ऑफ मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम की एक क्रांतिकारी बुक या क्रांति ला देने वाली बुक किसके द्वारा कहा गया है? उस बुक के विषय में एडवर्ड थॉमस ने ये कहा है, ठीक है? और उस बुक के विषय में ही एजरा पाउंड रोट अ रिव्यू ऑफ दिस कलेक्शन, और इसी पोएटिक कलेक्शन के लिए एजरा पाउंड ने भी एक रिव्यू लिखा है। तो कौन से पोएटिक कलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। ऑप्शन है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, अ फर्दर रेंज, अ विटनेस ट्री, नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। द मोस्ट रेवोल्यूशनरी बुक्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स, कौन से पोएटिक कलेक्शन को कहा गया है? ये कहा गया है नॉर्थ ऑफ बोस्टन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एडवर्ड थॉमस ने नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोएटिक कलेक्शन है उसके लिए ये कहा है। नेक्स्ट इज 29. नॉर्थ ऑफ बोस्टन इज नन एज आ। नॉर्थ ऑफ बोस्टन इतना फेमस वर्क है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है? बुक ऑफ बाइबल, बुक ऑफ वुमन,
बुक ऑफ होमोसेक्सुअल या फिर बुक ऑफ पीपल? क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसे और क्या कहा जाता है? बुक ऑफ पीपल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बुक ऑफ पीपल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, चलिए देखते हैं इसे। 30 ants are a curious race. Frost. This line is from. ये लाइन कहाँ से ली गई है? फ्रॉस्ट ने ये लाइन कही है। क्या है? ants are a curious race. Options are the gift outright, west running, brook, departmental या फिर directive. तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिपार्टमेंटल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डिपार्टमेंटल। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए। ठीक है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, और हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले आपके सारे राइटर्स कवर अप हो जाएं। इनफैक्ट राइटर तो हो ही जाएं, उसके बाद हम एजेस वगैरह अगर हमारे पास टाइम बचता है तो उसके प्रैक्टिस सेट भी हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।